Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उधर गुजरात में चुनावों में भी ईवीएम के मुद्दे को लेकर गड़बड़ी का मुद्दा उछल रहा है। कांग्रेस हो या फिर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, सबके सब ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। हार्दिक पटेल ने एक बार फिर ट्वीट कर ईवीएम को हैक करने की तैयारी की आशंका जताई। वहीं कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकोर ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि ईवीएम पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को इसे लेकर पहल करनी चाहिए। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर आशंका जताई है कि अहमदाबाद में एक कंपनी के द्वारा 140 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हाथों से 5000 ईवीएम मशीन के सोर्स कोड से हैकिंग की तैयारी है। अल्पेश भाई 18 को मिलेंगे, लेकिन उस बीच क्या लगता है आपको, क्योंकि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब की आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको दरकिनार कर दिया है, नहीं माने उसमें। मुझे ताजुब ये होता है यार, वीवीपैट क्यों लगाया? तो फिर आपने वीवीपैट लगाया तो उसकी पर्चियों की भी गिनती कर लीजिए। देखिए, चुनाव आयोग को ही आगे आना चाहिए, ये चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अंदर है। चुनाव आयोग को वो पावर है, जब बार बार ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को ये करना है कि वीवीपैट और मशीन दोनों की गिनती कर दीजिए, पूरी गिनती कर दीजिए, तो एक ही बार में सब लोगों को जो शक है, डाउट्स है, वो निकल जाएगा और फिर कोई भी सवाल नहीं खड़ा होगा। तो मैं तो चुनाव आयोग से विनती करता हूँ, पर्चियों की और मशीन की दोनों की गिनती कर लीजिए और दोनों अगर मैच होते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं आती है, तो फिर दोबारा चुनाव आयोग पे कोई सवाल भी नहीं करेगा और निष्पक्ष होगा, लोगों को भी भरोसा होगा और राजनीतिक पार्टियों को भी भरोसा होगा। अल्पेश भाई ये समझाइए, आप एक और ये कह रहे हैं कि 120 से ज़्यादा सीटें आप जीत रहे हैं, दूसरी ओर ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं, सवाल नहीं, लोगों के भरोसे का है। लोगों को अगर वीवीपैट लगा है तो गिनती कर लीजिए ना। मैं पूरा आश्वस्त हूँ, 104 107 से ज़्यादा सीटें जीत के कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। पर जब चुनाव आयोग पे ये डाउट्स हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पर लोगों को, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, लोगों को भरोसा हो, इस तरह की गिनती हो, तो फिर दोबारा ऐसा सवाल ही ना उठे। इसके लिए चुनाव आयोग में ये लास्ट बार गुजरात के अंदर ये कर देना चाहिए। ईवीएम के मसले पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और केंद्र में सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के मुताबिक ईवीएम पर लग रहे आरोप से गुजरात के नतीजे से पहले ही माहौल गर्मा गया है। उद्धव ने सवाल उठाया कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो गुजरात के नतीजों का क्या सब मान लेंगे, ये बड़ा सवाल भी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं होते। इसी बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी एग्जिट पोल के नतीजों को गलत करार देते हुए दावा कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी हार रही है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने भी अंदेशा जताया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने भी कहा कि चुनाव आयोग की साख दुनिया में गिर रही है और उसे बचाना होगा। आज देखो दुर्भाग्य इस बात का, 5:30 बजे सब एग्जिट पोल अनाउंस कर दिया। 5 बजे तक चुनाव होता है, 6 बजे तक होता है, 8 बजे 9 बजे सब जगह का हिसाब किताब लिया जाता है, अंदाज लगाया जाता है। ये 5:30 बजे कर दिया, इसका मतलब तो कोई मामला भी है। ईवीएम की गड़बड़ी क्यों 5:30 बजे कर दिया भाई? आप 9 बजे करते, 10 बजे करते। एक भी ईवीएम की गड़बड़ी किसी दूसरे पार्टी के पक्ष में क्यों नहीं जाती है, सब बीजेपी के पक्ष में क्यों जाती है? सबका कहना था कि बहुत आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वहाँ लोगों में, और स्वाभाविक रूप से जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो अगर वो सही है तो निश्चित रूप से ईवीएम पर एक सवाल उठेगा, बहुत देश भर में बहस होगी और विशेषकर गुजरात में तो निश्चित रूप से लोग इस मामले को उठाएंगे कि ईवीएम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी जरा सा भी डाउट हो जाए लोकतंत्र में, जो पहले नहीं था। इस संस्था की बहुत इज्जत है, बहुत लोगों ने इसमें, जो संस्था आज चुनाव आयोग की है, इसकी साख बहुत दुनिया भर में थी, ये साख गिर रही है। इसलिए लोकतंत्र की साख को और इस संस्था की साख, दोनों को साख को बचाना बहुत जरूरी है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय काकड़े ने बगावती सुर दिखाते हुए गुजरात में
बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की है। संजय काकड़े ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में दावा किया कि गुजरात में बीजेपी हार सकती है और चुनाव के नतीजे सर्वे से अलग हो सकते हैं। काकड़े ने यह भी दावा किया कि अगर पार्टी जीती भी तो ये केवल मोदी का करिश्मा होगा और कुछ नहीं। उन्होंने बयान के बाद ये सफाई भी दी है और कहा है कि पार्टी को सच बताना बगावत नहीं है और वो पार्टी में है। सर ये बताइए कि सब लगभग सब मीडिया वाले सब सर्वेक्षण करना जो कर रही संस्था वो सब बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन मैंने जैसे बोला कि योगेंद्र यादव और आप दोनों ही बोल रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपका सर्वे क्या कहता है? नहीं, जैसे आपने बताया अभी कि सब चैनल बोलते हैं कि कम से कम 92 और ज़्यादा से ज़्यादा 135 सीट बीजेपी की आएगी। ये जो मैंने भी चैनल पे देखा है, मगर सभी चैनल ने एक तरीके से और एक निगेटिविटी दिखाई थी कि ये जो इलेक्शन हुए वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे हुई नहीं थी। वो आप ही बोल रहे हो, सभी चैनल बोल रहे हो जिन्होंने ये ऐसा प्रचार हुआ कि विकास पगला हो गया और विकास का नाम भी नहीं लिया। नहीं, विकास का नाम नहीं लिया, वही मैं बोल रहा हूँ। डेवलपमेंट पे इलेक्शन नहीं हुई, इमोशनल पे इलेक्शन हुई। और निगेटिविटी चीज़ जो हमने सर्वे किया है वो डिस्ट्रिक्ट एरिया में ज़्यादा जाके किया है। शहरी भाग में जो सिटीज़ कहा जाती है उसमें 30% सर्वे हुआ है और 70% जो डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। जो आपने भी देखा रहेगा कि निगेटिविटी मुद्दे हमारे पास बहुत थे। भारतीय जनता पक्ष गुजरात में 22 साल से सत्ता पे है। एंटी इनकम जो कि देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी थी। अभी आप बताओ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने आंकड़ा बताया, भले लोग बोल रहे थे क्या है, लेकिन जब सामने नतीजा आया तो सब चौंक पड़े। क्या है आपका आंकड़ा, बता ही दीजिए। नहीं बोल सकता हूँ कि नंबर मैं नहीं बता सकता हूँ अभी। मुझे इतना ही मालूम है कि भारतीय जनता पक्ष सत्ता बना नहीं पाएगी और कांग्रेस सत्ता बना पाएगी। उतनी सीट कांग्रेस को मिलेगी जितनी सत्ता बनाने के लिए जरूरी है, उतनी सीट हमें नहीं मिलेगी जितनी सत्ता बनाने के लिए रखते हैं। अगर सत्ता हम बनाते तो मुझे खुशी होगी, मगर प्रैक्टिकल जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मोदी जी नंबर 1 लीडर जैसे नेहरू और गांधी घराने से भी बड़े नेता हो। अगर गुजरात आती हो तो सबसे बड़े नेता। वहीं एक बड़ी खबर मनोज शर्मा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अमर्यादित बयान देकर कांग्रेस के पांडुरना से विधायक जतन उइके अब विवादों में घिर गए। कांग्रेस विधायक ने सांसद कमलनाथ की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेवकूफ बनाने की मशीन कहा था, जिसके बाद सूबे में सियासत गर्मा गई। हमारे हिंदुस्तान में 2 मशीनें हैं बेवकूफ बनाने की। तो हम गांव की भाषा में कहते हैं क्या ना, चुड़ुल मशीन शिवराज सिंह चौहान, चुड़ुल मशीन है दोस्तों ना, और नरेंद्र मोदी फड़ा मशीन, जो भगवान श्री राम को बना रहे कि नहीं बना रहे 1992 से राम की सौगंध दिखाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता करते हैं उससे कांग्रेस की छवि भी खराब होती है और जनता का मन भी खराब होता है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी करोड़ों जनता के हृदय के हार हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं। उनके खिलाफ अगर आप कुछ कहेंगे तो आपके खिलाफ ही वो जाएगा। कांग्रेस के लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और जब किसी का संतुलन बिगड़ता है तो उसे होश ही नहीं रहता कि वो बोल क्या रहा है। अब शब्दों का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। और नीतीश कुमार इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। पाकिस्तान के लाहौर में एक सभा को संबोधित करते हुए लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने गीदड़ भभकी दी कि वो बांग्लादेश का बदला कश्मीर से लेगा। इंशाअल्लाह मशरकी पाकिस्तान का बदला लेना है और मेरी बात सुन लो, कश्मीर से इंतकाम का रास्ता बन रहा है, निकल रहा है, चल रहा है और ये इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी है। ये इस तरह की बातें बहुत समय से जमात-उद-दावा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और पता नहीं कितने संगठन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली और आने वाले समय में भी कोई कामयाबी मिलने का सवाल नहीं। और इसके चलते यह है, हमें डर इस बात का है कि पाकिस्तान बचेगा या नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा तो है नहीं, ना उनके पास इतना इकोनॉमिकली मजबूत हैं कि पैसे से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं,
ना उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से वो तो वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे धर्म को भी नुकसान हो रहा है और उनके देश को भी। और हमारे सहयोगी नीतीश कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, हाफिज सईद इस तरह के उलूल जुलूल बयान पहले भी दे चुका है और अब उसका कहना है कि वो बांग्लादेश का बदला कश्मीर से लेगा, तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है फरा। ये इस तरह के जुमले हाफिज सईद जो है आज से नहीं कई सालों से कहता आ रहा है। और अभी जो आप जैसे जब वो नजरबंद था उससे इसके रिहाई के बाद से और वो इस तरह के बयान लगातार दे रहा है एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स को रेज करने के लिए। दूसरी बात ये है कि कश्मीर में लश्कर तैयबा जो कि जिसका वो मुखिया है उसको लगातार रिवर्सल्स हो रहे हैं और अभी पाकिस्तान में अगर खुफिया एजेंसियों की माने तो उसका इम्पोर्टेंस काफी घट गया है। पाकिस्तान में इस वक्त जैश मोहम्मद का जो मुखिया है मसूद अजहर, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है हाफिज सईद के मुकाबले। इससे वो अलग थलग अपने को महसूस कर रहा है हाफिज सईद और इसी वजह से उलूल जलूल के जो है बयान दे रहा है ताकि वो सुर्खियों में रहे। तो इसलिए इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जी शुक्रिया नीतीश। और एक बड़ी खबर दे रहे हैं लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व बीजेपी विधायक जिप्पी तिवारी के 28 साल के बेटे वैभव तिवारी की हजरतगंज चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिप्पी तिवारी डुमरियागंज से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाशों ने विधायक के बेटे को पहले अपार्टमेंट के नीचे बुलाया और फिर गोली मारकर वहां से फरार हो गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उसके दिमाग में विवाद था या क्या था, वो क्यों ऐसा कर डाला, इस विषय को मैं नहीं जानता। इसकी तहकीकात आप करें तो उनको आप गिरफ्तार करें। लाइसेंसी रिवॉल्वर था उनके पास या नहीं था ये भी जानकारी में नहीं। अब सफारी गाड़ी से सूरज शुक्ला अपने एक और दोस्त जो कि नरही का ही लड़का था विक्रम सिंह के साथ आया और किसी बात को लेकर दोनों में तकरार हो गई, जिसमें उसने एक राउंड फायरिंग की और उस एक राउंड की फायर से इनकी यहाँ पर इनको गोली लगी। हॉस्पिटल लाया गया तो इनकी मौत हो गई। पुलिस की 4 टीमें बना दी गई हैं। 4 टीमें बनाकर जांच पड़ताल की बात पुलिस विभाग की ओर से कही गई है, लेकिन दिल दहला देने वाली घटना ऐसे में जबकि बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उत्कर्ष चतुर्वेदी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उत्कर्ष, हादसे की वजह आखिर क्या पता चल पाई है? देखिए, अब अभी तक पुलिस की जो तफ्तीश है वो जारी है, लेकिन जो शुरुआती बात सामने आई है या जो वैभव के पिताजी ने बताया है या उनके बाकी वहाँ आसपास रहने वाले लोग थे वो पता चला है, वो ये कि वैभव के किसी जानने वाले ने ही ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया है और किसी बात को लेकर वैभव को फोन करके नीचे बुलाया गया था। वहाँ जब बातचीत हो रही थी तो आपस में ही किसी बात को लेकर बहस हुई है, क्योंकि कारोबारी रंजिश हो सकती है या कोई मामला हो सकता है। और उसके बाद जब ये आपस की बहस ज्यादा बढ़ी तब वैभव के जानने वाले ही जो 2 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 4 टीमें पुलिस बनाकर उनको खोजा जा रहा है, उन्होंने एक गोली चलाई जिसके कारण वैभव की मौत हो गई। आप बने रहें उत्कर्ष हमारे साथ। उत्तर प्रदेश से ही एक और बेहद अहम खबर। और उत्कर्ष चतुर्वेदी एक और बड़ी खबर दे रहे हैं। यूपी के हाथरस में छेड़खानी और जान से मारने की धमकी मिलने से परेशान एक लड़की को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लड़की का आरोप है कि स्कूल जाते वक्त कुछ दबंग मनचले उसके साथ बदसलूकी करते थे और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते थे, जिससे तंग आकर उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर, मैं कॉलेज जाती हूँ तो रास्ते में छेड़छाड़ करता है लड़का। सर, मैंने अपने घर पे कहा था और मैंने अपने भाई से कहा तो मेरे भाई ने उनसे कुछ कहा तो उन्होंने उसके लिए भी पुलिस बुला ली थी रात को। कितने समय से परेशान करता आ रहा है? सर, काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल करीब। एप्लीकेशन की बात अभी प्रकाश में नहीं आई है, जो एप्लीकेशन दिया नहीं दिया है, आप ही का माध्यम महिला ने एप्लीकेशन दिया है, तो चैडी को एप्लीकेशन दिया है, प्रॉपर सेक्शन में मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई बनती है, वो विधिक कार्रवाई होती है। और उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उत्कर्ष, लड़की का कहना है कि 3 साल से उसे परेशान किया जा रहा है, इसकी शिकायत भी की जाती है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की ये पूरा का पूरा मामला है। लड़की, और न केवल लड़की बल्कि लड़की के घर वालों ने भी पुलिस में शिकायत की, और शुरुआत में तो थाने से लड़की को भगा ही दिया जाता था। उसकी शिकायत पर पुलिस की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता था। इसी कारण से जब हाथरस में एसडीएम दिवस मनाया जा रहा था, तहसील दिवस मनाया जा रहा था, तब लड़की ने प्रशासन के अधिकारियों से अपनी शिकायत की और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से अपनी शिकायत की। और उसके बाद अब हाथरस के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं इस बात को कह रहे हैं कि अब अगर कोई उनके पास शिकायत नहीं आई है, लेकिन मीडिया के जरिए ही जो मामला उनके सामने आया है, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लगातार बात होती है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वो अभी भी इस घटना के बाद दिखाई दे रही है। अगर थाने स्तर पर ही लड़की की परेशानी सुनी जाती तो शायद ये मामला इतने दिनों तक नहीं बढ़ता और लड़की को जो परेशानी उठानी पड़ रही है उसका सामना नहीं करना पड़ता। जी, शुक्रिया उत्कर्ष। और नीतीश कुमार बड़ी खबर दे रहे हैं। आतंकवाद को मदद के आरोप के बाद देश से भागे इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के मामले में एनआईए को एक बड़ा झटका लगा है। इंटरपोल ने जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की एनआईए की मांग को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इंटरपोल की ओर से बताया गया है कि रेड कॉर्नर नोटिस के लिए जब अर्जी दी गई तब मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। एनआईए अब दोबारा अर्जी दाखिल करेगी। वहीं इंटरपोल की अर्जी खारिज करने पर जाकिर नाइक ने खुशी जाहिर की।